जो आसमान में जाकर के रॉकेट बम फटता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके फटने के बाद जो उसके उसमें से निकलती चिंगारियां सुंदर सुंदर सी, वो एक डायरेक्शन में चल रही हैं, वो फूल की तरह बिखर जाती हैं चारों तरफ। रीजन क्या है कि किसी का एक ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करा है, तो किसी ने दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में भी मोमेंटम जरूर गेन करा होगा, ताकि इनका मोमेंटम सबका मिला करके अब भी उतना ही रहे जितना फटने से पहले उसका था, बॉम्ब का था। फटने से पहले जितना उस पटाखे का मोमेंटम था, सबका मिलकर अब भी उतना ही मोमेंटम बना रहे। मैथमेटिक्स समझ लीजिए इसकी एक बार। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक्शन रिएक्शन एक ही है। एक्शन रिएक्शन का ही एक्चुअली कंसिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि एक बॉडी अगर एक्शन लगाती है तो दूसरी उस पर इक्वल और अपोजिट एक्शन लगाएगी, भले उसने सुबह पराठे खाए हो या ना खाए, इससे कोई मतलब। फोर्स लगाने के लिए किसी भी पराठे मलाई की जरूरत नहीं है, वर्क करने के लिए जरूरत होती है। वर्क क्यों होता है, वर्क का मतलब क्या है, ये अभी हम वर्क वाले लेसन में पढ़ेंगे। राइट। हम्म। हाँ, बैठी 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 आप। अभी हमने कंडीशन क्या करी कि दोनों बॉडीज चल रही है, दोनों बॉडीज चल रही है, आगे वाली धीरे चल रही, पीछे वाली तेज चल रही, इसने आके टकराया और फिर ये हो गया कंडीशन, है ना। V1 U1 is greater than U2, but now after collision V2 is greater than V1। आप कह रहे हो कि V2 लेस देन V1, ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी। डायरेक्शन तो बदल सकती है इसकी, अभी हम केवल सिंगल डायरेक्शन यानी कि लीनियर वेलोसिटी, एक ही डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटी दोनों एक ही लाइन पर है, उनकी लाइन ऑफ वेलोसिटी जो चेंज हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी, बराबर हो सकती है। कैसे हो सकती है बराबर, ये आ रही थी आ रही थी आ रही थी, V1 टकराया और ये चिपक गई इसके साथ, जुड़ गई। अब जुड़ने पर क्या होगा, अब जुड़ने पर वी यू V1 और V2 दोनों एक, इनफैक्ट अब ये दो बॉडीज नहीं रही बल्कि क्या हो गई, एक सिंगल बॉडी हो गई, जिसका की मास क्या है m1 प्लस m2। और अब इसकी वेलोसिटी को हम V1 और V2 कहेंगे ही नहीं, एक ही वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी V कही जाएगी। ठीक है। कैसा इसका एग्जाम्पल है, क्या इसका एग्जाम्पल है कि एक रस्सी से बांध करके आपने लटका रखा है रेत से भरा हुआ बैग, और उसमें शूट कर दी बुलेट या तीर मारा उसके अंदर आपने, तो दोनों एक हो गए। अब क्या हो गए, अब दोनों एक हो गए। तो जो दूसरी वाली बॉडी यानी जो बैग है, उसकी वेलोसिटी पहली वाली से कम तो हो ही नहीं सकती, मतलब बैग पीछे रह जाए और एरो से पार करके निकल जाए, तो फिर वहां वो पूरा ट्रांसफर नहीं होगा मोमेंटम का। गोली अगर मान लो पार करके निकल गई, तो फिर वो कोलिजन पूरा नहीं हुआ, मोमेंटम का पूरा, अब भी उस बुलेट में ट्रांस कुछ ना कुछ मोमेंटम बाकी है। लेकिन फिर भी इस केस में भी वही बात कही जाएगी कि अब बॉल गोल बुलेट का कुछ मोमेंटम कम हो जाएगा, बुलेट का कुछ मोमेंटम कम हो जाएगा। देखो, आपने बैग, एक रेत का बैग यहां भर करके लटका रखा था एक रस्सी से, और इसमें आपने एक बुलेट फायर कर दी, बुलेट इसके अंदर फायर कर दी। एक कंडीशन तो यह है क्या, कि बुलेट इसके अंदर धंस के रह जाए, बुलेट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर धंस गई, तो अब ये दोनों एक बन गए, सिंगल बॉडी बन गई। अब इस पूरी सिंगल बॉडी का मोमेंटम भी उतना ही होगा जितना मोमेंटम आपकी बुलेट का था, अगर ये आपका बैग इनिशियली रेस्ट पर है तो, अगर इनिशियली रेस्ट पर है। दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है, दूसरी कंडीशन पॉसिबल ये है कि बुलेट इस बैग को पार करके निकल जाए, बुलेट इस मतलब इस टाइम क्या होगा, पूरे के पूरे बैग में मोमेंटम आ गया, वेलोसिटी आ गई। लेकिन अगर ये बुलेट पार करके निकल गई इसे, तो भी इस बैग में थोड़ा सा मोशन आ जाएगा। अगर इसे पार करके भी निकल गई है बुलेट, जितना बुलेट के मोमेंटम में डिक्रीज होगा एग्जैक्टली उतना ही मोमेंटम गेन हो जाएगा किसको, इस बैग को। हालांकि इसका मोशन बहुत ज्यादा नहीं होगा बिकॉज लार्ज मास, बहुत बहुत बड़ा मास है, तो इसमें मोमेंटम गेन
तो सेम रहेगा जितना इसने लूज किया बुलेट ने, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी कम रहेगी। क्लियर हुई इतनी बात? राइट। तो पहला इसका जो एप्लीकेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह लीजिए या एक्शन रिएक्शन कह लीजिए, वो है आपकी रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, एक गन है और गन का मास है आपका m1, और इसके अंदर गन के अंदर लगी हुई बुलेट जिसका मास है m2। ठीक है। मास ऑफ गन कितना? m1। मास ऑफ बुलेट कितना है? m2। इनिशियली दोनों रेस्ट पर है। ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। अब आपने फायर कर दिया इसे। आपने क्या किया? फायर। फायर पे कंडीशन क्या बनी? फायर में आपकी ये तो गन हो गई जिसका मास m1 है, और बुलेट ये बन गई जिसका मास m2 है। इसने एक वेलोसिटी गेन कर ली v2। कितनी वेलोसिटी गेन कर ली? v2। तो फिर इस बुलेट ने, इस गन ने भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करी होगी। अभी मैं उसका एरो नहीं बना रहा। ये वेलोसिटी हो गई v1। ठीक है। आफ्टर फायर वेलोसिटी ऑफ बुलेट v2 वेक्टर। ठीक। तो मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है? m2 v2। वेलोसिटी ऑफ गन कितना है? v1। तो मोमेंटम ऑफ गन कितना होगा? m1 v1। ठीक। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट। कब? बिफोर फायर इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। कब? आफ्टर फायर। तो दोनों का मोमेंटम तो 0 था। आफ्टर फायर कितना हुआ आपका? बुलेट का कितना हुआ? m2 v2 वेक्टर, और गन का कितना हुआ? m1 v1 वेक्टर। ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा। -m1 v1 वेक्टर इक्वल्स m2 v2 वेक्टर, या v1 वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा आपका m2 बाय m1 इंटू v2 वेक्टर, और साथ में क्या आना है बताओ? यहां माइनस आना है। अब माइनस साइन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि v1 की डायरेक्शन v2 से अपोजिट है। इसीलिए जब भी बुलेट फायर की जाएगी, हमेशा ये जो गन है ये तो हमेशा पीछे ही हटेगी। हमेशा पीछे हटेगी। पॉसिबल ही नहीं है कि ये पीछे ना हटे। जैसे ही फायर किया जाएगा पीछे की तरफ झटका तो देना ही देना है इसका। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना। अब एक बात और देखिए ध्यान से, कि ये जो v1 है, v1 का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m1 के। m1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
मतलब ये गन जितनी भारी होगी इसके पीछे हटने की वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो भारी गन करने से ज्यादा बेहतर, कभी अगर आपने किसी को देखा हो, पिक्चर्स में नहीं, पिक्चर्स में तो फालतू दिखाते हैं, लेकिन रियल में किसी को अगर आपने बड़ी गन राइफल चलाते हुए देखा हो, तो राइफल को अपने कंधे से या अपनी बगल में दबा लेते हैं पूरी तरह से टाइट करके, पूरी तरह टाइट करके बगल में दबा लेंगे। यहां उसको बगल में पूरी दबा लेंगे फायर करने से पहले। तो क्या हुआ, बगल में दबाने से क्या हुआ, अपना पूरी बॉडी का मास जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया, राइफल के गन के मास के साथ में जोड़। तो जब मास बड़ा हो गया तो इसके पीछे हटने की वेलोसिटी और भी कम हो जाएगी, जर्क जो पीछे की बैकवर्ड झटका लगता है वो और भी कम हो जाएगा। कभी भी किसी बड़ी गन को या राइफल को जो नॉर्मल है उसे ऐसे हाथ में लेके अगर चला दिया गया तो वो इतनी तेजी के साथ पीछे हटती है, कंधा टूट जाएगा, सही बता रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न वेपन्स है वहां इस बैकवर्ड मोशन का यूज कर लिया जाता है रीलोडिंग में। लीवर इस बैक मूवमेंट को पूरी तरह से लीवर पर लेते हैं, और जो लीवर आगे जाके स्ट्राइक किया था वो लीवर वापस लोड हो जाता है, जैसे कि मशीन गन या और दूसरी चीजें हैं। और कभी आप देखना, मशीन गन तो सीधे जमीन पर स्टैंड पर रखते चला देते, कोई झटका नहीं इसके अंदर। रीजन कि वहां जो बैकवर्ड मूवमेंट है उसे लीवर को वापस रीलोड करने के लिए यूज कर लिया जाता है। लेकिन बैकवर्ड मूवमेंट होना जरूर है, चाहे आप उसको किसी भी तरह से यूज करें। क्लियर हो कितनी बात, लिख लीजिए इसे, छोटा सा इसका इंटरप्रिटेशन लिख लीजिए। द नेगेटिव साइन ऑफ V1 रिप्रेजेंट दैट, the negative sign of V1 represents the gun has to move, the gun has to move in the direction opposite to the bullet. Moreover, moreover, the larger the mass of gun, moreover, larger the mass of gun, smaller is the speed of its recoil. That's why, that's why a shooter hold the gun, hold the gun tight with its body, so that the mass of his body, so that the mass of his body is added to the mass of gun, is added to the mass of gun. लिखना तो नहीं है इनको, लिखना है? अच्छा, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब भी एक्शन रिएक्शन या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। मैं सिंपलेस्ट केस बनाता हूं, देखो ये एक बॉम्ब है आपका, और ये फटने के बाद 3 पार्ट में, फ्रेगमेंट्स में बांट बट गया, जस्ट 3 पार्ट, एक पार्ट इधर गया, दूसरा पार्ट इधर गया, तीसरा पार्ट इधर गया। इसका मास m1 था, वेलोसिटी इसकी v1, इसका मास m2 था, वेलोसिटी इसकी v2, इसका मास m3 था, वेलोसिटी इसकी v3। तो m1 v1 ये तो पहले वाले फैक्टर पार्ट का आपका मोमेंटम हो गया, ये दूसरे पार्ट का मोमेंटम हो गया, और ये तीसरे पार्ट का। लेकिन अगर आप इन सारे वेक्टर्स को ऐड कर दो, ये मैंने कौन सा वेक्टर बनाया p1, ये कौन सा वेक्टर बनाया, ये p2 वेक्टर बनाया, और अब कौन सा वेक्टर बनाया, ये p3 वेक्टर बनाया, तो क्या बन गया, एक क्लोज बन गया। अब कुल मिलाकर के इस टाइम इस कंडीशन में आपका p1 वेक्टर, p2 वेक्टर और p3 वेक्टर अब भी क्या है, 0 है। तो कभी भी बॉम्ब एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जब ये फटेगा, एक्सप्लोड होगा, तो इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो चारों तरफ होते हैं, क्योंकि अगर एक फ्रेगमेंट में
अगर एक फ्रेगमेंट ने एक डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करा है तो किसी ना किसी फ्रेगमेंट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मोमेंटम गेन करना पड़ेगा ताकि इन दोनों के मोमेंटम मिलकर के जीरो हो जाए। और क्योंकि एक बॉम्ब के हजारों लाखों फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट वो एवरी डायरेक्शन में आपको होते हुए दिखाई देते हैं। बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्सप्लोड हुआ और एक डायरेक्शन में चल दिया, वो चारों तरफ को पटेगा हमेशा। क्लियर है बात? लिखे क्या इसको, या काम चल जाएगा लिखे क्या? हाँ, रॉकेट का बॉम्ब वाला सब चल जाएगा। ठीक है।